17 मई की रात मॉस्को हमले को लेकर कुछ नई और चौंकाने वाली जानकारियां सामने आई हैं। ये युद्ध के दौरान रूस की राजधानी पर सबसे बड़ा हमला था। और मैं सबसे जरूरी बात पहले ही बता देता हूं, ये सिर्फ किसी शहर पर हमला नहीं है। ये वायु रक्षा के 4 स्तरों में लगी एक व्यवस्थित सेंध है, जिसे व्लादिमीर पुतिन ने सालों तक खास तौर पर मॉस्को और क्रेमलिन की सुरक्षा के लिए तैयार किया था। याद दिला दूं, 9 मई से पहले रूस की लगभग सभी वायु रक्षा प्रणालियां मॉस्को लाई गई थीं, लेकिन ये भी मॉस्को की मदद नहीं कर पाया। साथ ही ये भी पता चला कि यूक्रेन ने किससे हमला किया और आगे क्या हो सकता है। कुछ बातें थीं जिन्होंने क्रेमलिन को डराया और यूक्रेन को उम्मीद दी, क्योंकि जब सबकी नजरें मॉस्को पर थीं, असल में यूक्रेनी ड्रोन ने रूस में यहां से बहुत दूर कुछ और बेहद अहम ठिकानों पर हमला किया। आइए सब कुछ क्रम से समझते हैं। मेरा नाम एलेक्से पीची है। इस विषय पर चर्चा करें, लेकिन शुरू करने से पहले आपसे अनुरोध है कि इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और इस एपिसोड को लाइक करें। आप अभी या एपिसोड के अंत में इस वीडियो के नीचे अपनी टिप्पणी लिख सकते हैं। ये YouTube पर कंटेंट को बढ़ावा देने के लिए जरूरी है, इसके लिए मैं आभारी हूं। साथ ही टेलीग्राम चैनल पीची न्यूज सब्सक्राइब करें, लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन में है। शुरुआत में संक्षेप में याद दिला दूं कि यूक्रेन की रक्षा सेनाओं ने ठीक कहां हमला किया। 17 मई की रात मॉस्को पर सबसे बड़े हमलों में से एक हुआ। रूसी वायु रक्षा प्रणालियां एक साथ मॉस्को क्षेत्र के कई शहरों में सक्रिय थीं। जेलेनोग्राद में हमले या रूसी वायु रक्षा की कार्रवाई के बाद आग लग गई। विस्फोटों की आवाजें खिमकी, लोबनिया, नाराफोमिन्स्क, कलीन्स, खोदनिया, डेदोव्स्क और दूर्यकिनो में सुनी गई। मैं पहले ही बता दूं, अगर कहीं इस माक्शान शहर के नाम में मैंने उच्चारण गलत किया है तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं जानबूझकर जंगली रूस के शहरों के नाम भी याद नहीं रखना चाहता। मुझे फर्क नहीं पड़ता कि दलदलों में उन शहरों का असली नाम क्या है। बस कहां हमला हुआ? ड्रोन हमले की चपेट में आया प्रतिबंधों के दायरे में आने वाला एंगस्ट्रेम सेमीकंडक्टर उत्पादक कारखाना। हम जेलेनोग्राद में हैं। टेक्नोपार्क एल्मा पर भी हमला हुआ, वहां आग लग गई। इस टेक्नोपार्क में इलेक्ट्रॉनिक नियंत्रण मापने वाले और ऑप्टिकल उपकरण बनाए जाते हैं। सामग्री प्रोसेसिंग, वैज्ञानिक अनुसंधान और सूचना प्रौद्योगिकी में काम होता है। यूक्रेनी ड्रोन के प्रहार सोलेनेचनोगोर्स्काया तेल उत्पाद लोडिंग स्टेशन के क्षेत्र में भी दर्ज किए गए। ये दूरेकिनो गांव मॉस्को क्षेत्र में है। एमकेबी में भी आग लग गई। रूसी मशीन निर्माण डिजाइन ब्यूरो एमकेबी रादुगा में। यह मॉस्को क्षेत्र के दुबना शहर में स्थित है और वहां क्रूज मिसाइलें और उनके घटक बनाए जाते हैं। मॉस्को का शेरेमेतियेवो हवाई अड्डा भी बंद कर दिया गया था। वो देखो वो देखो वो देखो वो देखो, हाँ, धुआं निकल रहा है, धुआं निकल रहा है, धुआं निकल रहा है। लगता है गिरा दिया। वैसे ये खिमकी है। Не то сбивай членом. खिमकी मार रहे हैं। साला, ये तो बस कोई पागलपन है। Короче, сначала сюда один дрон влетел, потом второй влетел. Охренеть. अब बात करते हैं कि आखिर यूक्रेन की रक्षा सेनाओं ने रूसी मक्शन राजधानी पर किस चीज से हमला किया। यूक्रेन की सशस्त्र सेनाओं के जनरल स्टाफ ने आधिकारिक रूप से पुष्टि की है कि रक्षा बलों ने यूक्रेनी विकसित मॉडल RS-1 बार्स FP1 फायर पॉइंट, वही ड्रोन फायर पॉइंट, बार्स SM ग्लैडिएटर और अन्य का इस्तेमाल किया। यानी ये सभी पूरी तरह यूक्रेनी लंबी दूरी के ड्रोन हैं। रूस ने कथित तौर पर गिराए गए ड्रोन की घोषणा की है, 556 ड्रोन, और ये अपने आप में इस हमले के पैमाने को दर्शाता है। पिछला रिकॉर्ड 7 मई का था, 347 ड्रोन,
उससे पहले 25 मार्च को 389, अब 556। जैसा कि आप देख सकते हैं, हर बार वृद्धि हो रही है। मॉस्को हर बार पूरी तरह से रोक लेने का दावा करता है, लेकिन फिर भी तेल रिफाइनरी में आग लगती है और हवाई अड्डों पर मलबा गिरता है। सबसे जरूरी बात यह है कि इस कहानी से आपको और हर दर्शक को क्या सीखना चाहिए। मॉस्को क्षेत्र पूरे रूस में सबसे अधिक सुरक्षित हवाई क्षेत्र है, बिल्कुल पूरे देश में। मॉस्को के चारों ओर और खुद मॉस्को में एक साथ वायु रक्षा और मिसाइल रक्षा की 4 परतों वाली रक्षा पंक्तियां हैं। यह पूरी मॉस्को क्षेत्र के चारों ओर बाहरी घेरा है, दूसरा मध्य घेरा, तीसरा घेरा MKAD पर और आंतरिक शहर का वायु रक्षा घेरा। यही वे असली पैंतसिर हैं, सचमुच पूरी मॉस्को में छतों और टावरों पर। और यही इस कहानी में सबसे महत्वपूर्ण बात है। 17 मई की रात को यूक्रेनी ड्रोन ने ऐसी 4 में से 3 सुरक्षा लाइनों को पार कर लिया। यह युद्ध का सबसे अच्छा परिणाम है। हमलों का नक्शा देखें ताकि पैमाना समझ आए। जेलेनोग्राद चौथी और तीसरी वायु रक्षा लाइन है जो टूट चुकी हैं। टेक्नोपार्क एल्मा और एंगस्ट्रेम उद्यम पर सीधा प्रहार हुआ। SBU रिपोर्ट करता है, उद्धरण, यह महत्वपूर्ण रूसी सैन्य औद्योगिक उद्यम है। यह दुश्मन की सैन्य जरूरतों के लिए माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स, रेडियो इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑप्टिकल सिस्टम और रोबोटिक्स बनाता है। आगे ये कपोतनिया या कपोतनिया है। यह पहले से ही मॉस्को का आंतरिक क्षेत्र है, यानी दूसरी और तीसरी वायु रक्षा पंक्ति। आखिरकार मॉस्को के गैसप्रोम नेफ्ट ऑयल रिफाइनरी में आग लग गई। यह मॉस्को और केंद्रीय क्षेत्र के लिए ईंधन के प्रमुख आपूर्तिकर्ताओं में से एक है। इसकी क्षमता 12 मिलियन टन तेल प्रतिवर्ष। यह ऑटोमोबाइल पेट्रोल, डीजल ईंधन और एविएशन केरोसिन बनाता है। आगे सोलनेचोनोगोर्स्क, यह फिर से आंतरिक वायु रक्षा क्षेत्र है, यानी मॉस्को की दूसरी और तीसरी रक्षा पंक्ति। ड्यूरिकिनो में ट्रांसनेफ्ट की तेल पंपिंग स्टेशन पर प्रहार हुआ। यह तेल आपूर्ति का अहम लॉजिस्टिक केंद्र है। इसके अलावा वोलोडार्स्कोय में तेल पंपिंग स्टेशन पर हमले की भी पुष्टि हुई है, यानी एक ही रात में कई ठिकानों पर हमला हुआ है मध्य रूस के तेल बुनियादी ढांचे की। आगे बढ़ते हैं। शेरेमेतिएवो, ड्रोन के मलबे हवाई अड्डे के क्षेत्र में गिरे। रूस के सबसे बड़े हवाई अड्डों में से एक बंद हुआ है। वनुकोवो, दोमोदेदोवो और जुकोव्स्की में भी प्रतिबंध लगे हैं। क्रास्नोयार्स्क, क्रास्नोदार, निजनी नोवगोरोद भी हमलों से प्रभावित क्षेत्र है। इस कहानी में हमारे लिए समझना जरूरी है कि यूक्रेनी ड्रोन ने मॉस्को की बहुस्तरीय रक्षा की 4 में से 3 लाइनें पार कर ली हैं। यह तो तब है जब हम ये नहीं गिनते कि उन्हें वहां तक पहुंचने के लिए भी किसी तरह उड़ना पड़ा, कई क्षेत्रों को पार करते हुए। रूसियों ने मॉस्को में बहुत बड़ी संख्या में सिस्टम्स इकट्ठा किए हैं, लेकिन घनी तैनाती हमारे यूक्रेनी ड्रोन की गुणवत्ता और संख्या की भरपाई नहीं कर सकता। ड्रोन बहुत कम ऊंचाई और कई दिशाओं में लहरों में आते हैं। यह वायु रक्षा को थकाने की क्लासिक रणनीति है। और अब मॉस्को मोर्चे की रेखा से दूर कोई जगह नहीं है। नहीं, आज यूक्रेन ने साफ दिखा दिया कि युद्ध वहां भी हो सकता है जहां किसी ने उसकी उम्मीद नहीं की थी। रूस में पहले ही कहा गया है कि वहां निश्चित रूप से हताहत हुए हैं। खिमकी में 1 की मौत हुई है, 1 मलबे के नीचे है। मितिशी में 2 लोगों की मौत हुई है। गवर्नर वोरबियोव के अनुसार मॉस्को क्षेत्र में 3 लोगों की मौत और 4 घायल हुए जब रूसी वायु रक्षा प्रणाली का मलबा रिहायशी मकानों पर गिरा। इसी कारण आम नागरिकों की हताहत संख्या बढ़ी। समझना जरूरी है कि हमले का शिकार सिर्फ मॉस्को नहीं था। यही दिलचस्प है। असल में जब सारी सुरक्षा मॉस्को पर केंद्रित थी तो हमले कब्जे वाले क्रीमिया पर हुए। यूक्रेन की सुरक्षा सेवा ने बेलबेक सैन्य हवाई अड्डे पर समानांतर रूप से हमला किया। नष्ट हुए वायु रक्षा प्रणाली, पैंटसिर S-2 S-400 रडार हैंगर, ओरायन ड्रोन कंट्रोल सिस्टम, BPLA PO ग्राउंड कंट्रोल स्टेशन, 4 पोस्ट, डेटा ट्रांसमिशन पॉइंट जमीन से हवा, कंट्रोल टावर व हवाई अड्डे का हैंगर। यानी जब मॉस्को ड्रोन पर ध्यान दे रहा था तब क्रीमिया की पूरी सैन्य विमानन संरचना पर अलग से हमला किया गया। और याद रखिए, पुतिन ने अपनी जान बचाने के लिए मॉस्को में अपनी सुरक्षा के लिए पूरे रूस से कुछ वायु रक्षा हटा ली थी। हमले और आगे बढ़ गए। यूक्रेन ने कैस्पियस्क बंदरगाह में प्रोजेक्ट 10,410 स्वेतलियाक बॉर्डर गार्ड जहाज को निशाना बनाया। ध्यान दे, यह दागिस्तान है। यानी यूक्रेन अब कास्पियन सागर में रूसी नौसेना को भी तबाह कर रहा है, जिसे कभी अछूता माना जाता था।
मैं बताना चाहूंगा कि कैस्पियन सागर से रूस ने सिर्फ यूक्रेन ही नहीं बल्कि कभी सीरिया पर भी हमला किया था, जहां कोई नहीं पहुंच सकता था। पहले लगता था कि यह रूस और ईरान का सुरक्षित क्षेत्र है, लेकिन अब वहां जहाज जल रहे हैं। पिछले 24 घंटों में डोनबास में टॉर M2 वायु रक्षा प्रणालियां और ईंधन और स्नेहक सामग्री से भरी ट्रेन को निशाना बनाया गया है। इस तरह सिर्फ एक दिन में यूक्रेन ने मॉस्को से लेकर कैस्पियन सागर तक हमले किए हैं। वैसे जेलेंस्की ने आज निम्नलिखित बयान दिया, उद्धरण, हमारी कूटनीतिक हमलों की अच्छी लहर यूक्रेन को यह अवसर प्रदान कर रही है। इस बार लक्ष्य 500 किलोमीटर से ज्यादा दूर हैं, जो अहम है क्योंकि मॉस्को क्षेत्र में रूसी वायु रक्षा सबसे ज्यादा तैनात है। वे अपने सत्ता केंद्र की रक्षा करते हैं, लेकिन यूक्रेन की लंबी दूरी की कार्रवाइयां अब इसे पार कर रहे हैं। रूसियों को अपने तेल रिफाइनरियों, अपने उद्योगों के बारे में सोचना चाहिए, न कि इस बारे में कि वे यूक्रेन, मोल्दोवा या किसी अन्य पड़ोसी देश में दूसरों की जिंदगी कैसे बर्बाद करें। यहां मैं विराम लगाता हूं। अपनी राय और निष्कर्ष नीचे कमेंट्स पे लिखें। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, ये बहुत जरूरी है ताकि आपको नोटिफिकेशन मिले और आप नए एपिसोड मिस ना करें। और मेरे टेलीग्राम चैनल पेची न्यूज को भी सब्सक्राइब करें, लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन में है। अगर आप इस YouTube चैनल के काम को सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए किसी भी डोनेशन लिंक या डिटेल्स के जरिए ऐसा कर सकते हैं। बस इतना ही। अपना ख्याल रखें। सबको अलविदा।